हेलो स्टूडेंट, आ जाइए। देखिए आज हमारा लेक्चर जो है शुरू होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक सेमीकंडक्टर। देखिए इसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनालिसिस जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब शुरू हो रहा है आपका। लगभग आधी यूनिट कंप्लीट हो गई थी, अब सेकंड वाली स्टार्ट हो रही है। ये उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो है। ठीक है, बेसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी यूनिट है जो हाफ पार्ट है। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर फंडामेंटल्स के बारे में। सेमीकंडक्टर फंडामेंटल्स, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे कि मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी के बेस पे किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कौन सा कंडक्टर होगा मटेरियल, कौन सा इंसुलेटर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, ये सब कुछ क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। देखिए सेमीकंडक्टर फंडामेंटल्स में आप हेडिंग डालिएगा क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर्स। जो सॉलिड मटेरियल है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बेसिकली हमको सेमीकंडक्टर के ही बारे में पढ़ना है। कंडक्टर वगैरह के बारे में हम लोग बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंडक्टर का मेन यूज तो हमने देखा था किसमें हो रहा है, आपका इलेक्ट्रिकल एनालिसिस में। सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस, जिसमें कंडक्टर का इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिकल एनालिसिस पार्ट आता है। जिसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक में आएगा। ठीक है, तो देखो क्या है क्लासिफिकेशन, लिखते हैं इसके अंदर। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड on several basis। देखो अलग अलग तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ढेर सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के लिए सॉलिड को, लेकिन जो यहाँ का हमारा मेन जो है इंटरेस्टेड टॉपिक है, वन बेसिस इज इट्स इलेक्ट्रिकल or its electrical resistivity और कंडक्टिविटी। जो हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक यहाँ पर ये है कि इसकी हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करें। ठीक है, सॉलिड्स का। दे आर क्लास्ड as conductor, insulator and they are classed as conductors, insulators and semiconductors if their resistivity resistivities are very low। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए
कंडक्टर के लिए दे आर क्लास्ड एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स इफ देयर रेजिस्टिविटीज आर वेरी लो। ये कंडक्टर के लिए है। इंसुलेटर के लिए क्या होना चाहिए? वेरी हाई एंड सेमी कंडक्टर के लिए क्या होना चाहिए? ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यूज। रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर इनको हम लोग तीन तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कंडक्टर्स की जो रजिस्टिव वैल्यू है वो वेरी लो है, इंसुलेटर की वेरी हाई है, और सेमी कंडक्टर की इन दोनों की बीच की वैल्यू होनी चाहिए। ये वेरी लो और वेरी हाई, इनका जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, मतलब कितनी ओम तक की रजिस्टिविटी हो, या जो रजिस्टिविटी जो हमारी मेजर की जाती है ओम मीटर में वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो टिपिकल वैल्यूज of the resistivities for the three classes are of the ऑर्डर। देखो कौन कौन सा ऑर्डर होना चाहिए इसमें, आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5 ओम मीटर। ठीक है, ये किसके लिए है? कंडक्टर के लिए। ये सब कुछ रिस्पेक्टिव या ऑर्डर में ही लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसकी ऑर्डरिंग उसी तरीके से है। ये 10⁻10 ओम मीटर का हो जब इंसुलेटर हो, या इनके बीच का 1 ओम मीटर हो अराउंड। ठीक है, ये सेमी कंडक्टर के लिए है रिस्पेक्टिवली। इसी का जस्ट अपोज कर देंगे हम लोग, जो लिखा है वो कंडक्टिविटी के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, जो रजिस्टिविटी के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है उसको कंडक्टिविटी के बेस पर करना हुआ, तो देखो कंडक्टिविटी वैल्यू जो होगी ये क्या होगा? वेरी हाई हो जाएगा कंडक्टर, इंसुलेटर वेरी लो, और सेमी कंडक्टर इंटरमीडिएट रह जाएगा। यहां पर भी ये अपोजिट हो जाएगा। 10⁻5 के अराउंड में कंडक्टिविटी जो होगी 10⁻5, ये 10⁻−10, और ये 1 लगभग कंडक्टिविटी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, जो यूनिट होती है कंडक्टिविटी की वो इसके अपोज में होती है, रो इक्वल टू 1/σ, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपल यूनिट उनकी। इसी के बेस पर हम लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, एक तीसरी क्वांटिटीज भी होती हैं जिनको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं, वो हमारे इंटरेस्टेड एरिया नहीं है, वो इस यहाँ पर टॉपिक इसमें नहीं आता है। ठीक है, सुपर कंडक्टर जो होता है जिस पर आजकल काफ़ी कम वर्क चल रहा है, रिसर्च फील्ड उस पर बहुत तेज़ी से रिसर्च हो रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं टॉपिक, उसको हमें नहीं पढ़ना है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ, या कहें द ग्राफ ऑफ द कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर, the graph of the conductor and semiconductor resistance with temperature given as follows। देखो रेजिस्टेंस का जो कंडक्टिव मटेरियल है और सेमीकंडक्टर है उनके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा।
देखो यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और एक एक्सिस ऐसे ड्रॉ होगी जो है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है y, यहाँ पर ओरिजिन होगा। इस y एक्सिस पर हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं r, और यहाँ पर टेम्परेचर T देखते हैं। ठीक है, इन केल्विन, ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर हमारा केल्विन में ही है। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस R, ये किस में होगा, ओम में। ठीक है, इसकी यूनिट ओम में होगी। देखो जो आपका सेमी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस जो है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे घटता है बहुत तेजी से। सेमी कंडक्टर मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है वो घटता है। क्यों हमने दो बनाया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो तीसरी है इंसुलेटर है उसमें बहुत इफेक्ट नहीं आता टेम्परेचर का, उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी में बहुत अंतर नहीं आता है, इसीलिए इन्हीं दो को हम स्टडी करते हैं। इसका बिहेवियर दिखता है और ये आपका लिनियरली लगभग इंक्रीज करता है कंडक्टर में, यानी कंडक्टिव मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका इंक्रीज करता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, और जो सेमी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। ठीक है, ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसका जो बिहेवियर है कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये बिहेवियर आपका कुछ इसी तरह से दिखता है। बेसिक जो सेमीकंडक्टर होता है मटेरियल वो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं से सेमीकंडक्टर बनाया जाता है आपका। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। Here there are two popular semiconductor known as silicon and germanium. नोन एज नहीं, मेड एज आप लिखिएगा। कंडक्टर मेड बाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम है जो दो एलिमेंट हैं आपके, इससे जो सेमीकंडक्टर बनाया जाता है ये बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस है, इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, सिलिकॉन का आप देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है 14, और जर्मेनियम का कितना होता है 32। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हो गए। ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, देखो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर ऑर्बिटल करो या एसपीडीएफ के रिस्पेक्ट में करो, जैसे भी है। ऑर्बिटल में आप करेंगे देखो 284 2 8 18 4। ठीक है, कुछ इस तरह से है, ये ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है इसका सिंपल। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एसपीडीएफ में करेंगे देखो वो कैसा आएगा, सिंपली 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है। ठीक है, कुछ इस तरह से।
इसका क्या होता है देखो, वैसे ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐड करते जाइए। देखिए 32 होना चाहिए, 4 10 12 18 4s2 3d10 3p2, ठीक है, 4p2 होगा, 3p2 कह रहा हूँ। कुछ इस तरह से इसका एसपीडीएफ के रिस्पेक्ट में जो ऑर्बिटल्स हैं एसपीडीएफ, वो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो मेन चीज जो है वो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ताकि ये फुलफिल हो जाए। देखो p है, p में लगभग 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये कंप्लीट माना जाता है p ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर दोनों में देखिए 4 4 की डिफिशियंसी है, ठीक है। तो जो ये 4 4 की डिफिशियंसी है ये कैसे कंप्लीट होती है, तो ये क्या करता है, जो सिलिकॉन है वो आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। कैसे, एक मैं बना रहा हूं सिलिकॉन, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। जर्मेनियम के लिए देखो ये आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे इसका होता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बन करके आता है सिलिकॉन का या कहें जर्मेनियम का, वो कुछ इसी तरह से है, ठीक है। हर एक सिलिकॉन अपने अराउंड 4 सिलिकॉन जो हैं 4 सिलिकॉन से कनेक्टेड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही इनका कॉन्फ़िगरेशन या कहें क्रिस्टल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। सिलिकॉन कैसे अरेंज हो रहा है अपने चारों तरफ, कुछ इसी तरह से है, ठीक है। देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 की डिफिशियंसी है, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इनका अपना जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसमें स्टेबिलिटी आएगी और कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेंगे सिलिकॉन। इसी तरह से जस्ट जर्मेनियम भी बना देगा, जो सर्किल है वहां पर जर्मेनियम आप भर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, एग्जैक्ट यही जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका भी हो जाएगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। ये आपका कुछ इस तरह से सिलिकॉन का, इसको नाम लिखिएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ, ये सब बेसिक्स हैं, देखिए पूछे नहीं जाएंगे पर जानना जरूरी है। तो एक तरफ से हम बताते जा रहे हैं कि इस तरीके से रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंस बताया और इनका क्लासिफिकेशन रजिस्टिविटी के बेस पर किया है। अब हम लोग सिलिकॉन जो है मेन जो टॉपिक यहाँ पर 2 तरह के आपके सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, वो बनाए जाते हैं किससे, मेनली सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ठीक है। तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है, एक एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले हम लोग सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो देखें किस तरह का है, इसके बाद जानेंगे क्या होता है। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सिलिकॉन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा, तो देखा आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है इसके, ठीक है, या कहें कि 4 की डिफिशियंसी है। इस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से दिख रहा है आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आपके इसके हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये 4 और 4 की डिफिशियंसी है, तो आपस में इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के साथ और स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेंगे एक। ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर बना है इसको नाम दिया गया है, इसको और क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन शोइंग कोवैलेंट बॉन्ड्स, शोइंग कोवैलेंट बॉन्ड्स,
ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स सर्किल्स विद सिलिकॉन एटम। ठीक है, ये है। तो इस तरह से सिलिकॉन को रिप्लेस करके जर्मेनियम आप लिख देंगे तो वो जर्मेनियम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपका दिखता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अब देखिए दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। यहां पर दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, कौन कौन से? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट जो है आपका वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो पहला है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए ये होता क्या है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स वगैरह कभी कभी पूछ लेता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। इसमें एक कॉन्सेप्ट लिया गया है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज कैरियर लेकर के बेसिकली इसको डिफाइन किया गया है, इसको समझाया गया है। ठीक है, देखिए होता केवल इलेक्ट्रॉन ही है, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ही रिप्लेसमेंट होता है इधर उधर पर। समझने के लिए यहाँ पर होल्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया है, सब कुछ इसी पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में। ठीक है, तो होल्स का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो ये आपका स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, जब इसको हम लोग 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह होता है। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो इसकी रजिस्टिविटी घटती चली जाती है। रजिस्टिविटी घटने की वजह से देखो यहाँ पर बहुत हाई रजिस्टिविटी है यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रजिस्टिविटी घट रही है, तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, ये इस कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके निकल जाते हैं कई इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है, और निकल करके इधर उधर मूव करते हैं, वही कंडक्शन को शो करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करेंगे तभी करंट फ्लो होती है। ठीक है, किसी सर्किट में किसी भी मटेरियल में के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन के ही द्वारा फ्लो होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से करंट फ्लो होती है, नहीं तो कोई करंट नहीं दिखेगी। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसी से वो बिहेवियर सब कुछ दिखता है। करंट तो एक कन्वेंशनल नेम है, मेन तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। उस वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनली हमने यानी सुविधा हुई उसको पढ़ने में समझाने में, इसलिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को लेकर के हम लोग समझते हैं सब कुछ। ठीक है, पर मेन जो फिनोमिना दिखाता है वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो देखो यहाँ पर ये बात हम लोग जान चुके हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए जर्मेनियम क्रिस्टल इफ द टेम्परेचर ऑफ ए जर्मेनियम क्रिस्टल इज रेज्ड, अगर किसी जर्मेनियम क्रिस्टल का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं या कहें सिलिकॉन क्रिस्टल का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, इसी को थर्मल एजिटेशन बोलते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तेज हो जाता है, इस वजह से वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है, एंड सम ऑफ देम acquire sufficient
some of them require sufficient energy to break away from their covalent binding and become free electron and become free electron। ठीक है, they also leave behind vacancies in their places। देखो ये जर्मेनियम का है, ये क्या था, इसके जो आउटर मोस्ट के 4 इलेक्ट्रॉन थे वो अदर वाले 4 इलेक्ट्रॉन से कंबाइंड थे। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकल गया, मान लो ब्रेक कर गया, तो इसने अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ी, उसको नाम दिया गया होल, और इसको नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब ये कोवलेंट बॉन्ड की कंडीशन से फ्री हो गया है। जिस बंधन ने इसको बांध रखा था, जिस बॉन्ड की वजह से ये बंधा था, वो ब्रेक हो गया, तो ये फ्री हो गया है मूवमेंट के लिए, कहीं भर भी आ या जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, और ये होल, अगर इलेक्ट्रॉन जो है उस पर ई माइनस निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर जो होल होगा, ऐसा माना गया है कि इन दोनों का मास लगभग सेम है और इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है ई प्लस। ठीक है, मास लगभग सेम का मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, उसमें भी डिफरेंस आता है। ठीक है, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल में डीप एनालिसिस हम लोग नहीं करना, हमें बस जानना है कि एक वैकेंसी जो है वो पॉजिटिव चार्ज की है। ठीक है, वैसे ई माइनस और ई प्लस लिखने से मिसकन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए इसको माइनस ई चार्ज इसको बोलेंगे और इसको प्लस ई चार्ज बोल देंगे। ठीक है, चार्ज का जो अमाउंट होगा, ये ई का अमाउंट आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना ही निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होगा और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होल पर होगा। ठीक है, ऐसा माना गया है। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर अप्लाई कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो जो होल है, देखो होल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ करके इधर गया और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने फ्री हो जाएंगे, वो अपने प्लेस पर होल को छोड़ करके आगे चले जाएंगे। तो यही इलेक्ट्रॉन जो जब मूव करता है आगे की तरफ, तो ऐसा माना जाता है कि जो होल है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर जो है, इसमें 2 तरह की करंट फ्लो होगी, एक होल करंट नाम दिया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन करंट। जो टोटल करंट होगी वो 2 तरह से लिखी जाएगी, एक होल करंट, एक इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, ये सब कुछ प्योर सेमीकंडक्टर हो रहा है। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल आपका हमने यहाँ बनाया है, इसमें हो रहा है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, यानी सिलिकॉन के अलावा कोई अनदर एटम नहीं है। ठीक है, कोई दूसरा एटम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इफ वी अप्लाई वोल्टेज across the
end of the crystal, then इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन will flow in their places named as होल। ठीक है, इन वैकेंसीज को हम लोग होल नाम देंगे। ठीक है, now if we apply voltage across the end of the crystal, then free electron will flow in the opposite direction to the electric field produced electric field comma produced by voltage। ठीक है, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया क्रिस्टल एंड के दोनों सिरों पर, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, एंड holes will seem to be flow in the opposite direction to the free electron, opposite direction to the free electron are in the direction of electric field। ठीक है, hence there is two types of current। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन करंट, सेकेंड है दूसरी होल करंट। इसको हम लोग IE से डिनोट करेंगे, इसको IH से। ठीक है, नाउ टोटल करंट in the crystal will be देखो कितनी हो जाएगी, I इलेक्ट्रॉन प्लस IH। ठीक है, टोटल करंट इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी इस क्रिस्टल में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो फ्लो हो रही करंट, एक होल के। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। देखो, बात समझने के लिए जरूर बताई गई होल की, पर उसका कंट्रीब्यूशन दिख रहा है करंट में। ये बहुत ही टेढ़ी बात लगती है, ऐसा लगता है सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है तो होल की क्या जरूरत थी यहाँ पर करंट में कंट्रीब्यूशन की। पर जो करंट का मेजरमेंट हुआ क्रिस्टल में, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने वाली करंट से अधिक अमाउंट का आ रहा है। इसका मतलब होल का भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पर कुछ। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट लिया गया समझने के लिए, वो यूज भी हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसमें फ्लो होने वाली करंट किस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर और इंक्रीज होता जाएगा और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और इसकी रजिस्टिविटी और घटती चली जाएगी। यही रीजन है रजिस्टिविटी घटने का भी। ठीक है, जो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रजिस्टिविटी जो घट रही है आपकी सेमीकंडक्टर की, यही रीजन है कि उसके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर जनरेट हो रहा है, और वो पेयर क्या कर रहा है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, कंडक्शन को बढ़ा रहा है। अगर कंडक्शन बढ़ रहा है, इस वजह से रेजिस्टेंस जो है उसका अमाउंट घटता चला जा रहा है। ठीक है,
यही रीजन है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा आपका जो है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। जो पिछला सेमीकंडक्टर था वो पूरी तरह प्योरली कंडक्टर सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम या सिलिकॉन है उसी से मिलकर के बना था। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिस वजह से इसका नाम एक्सट्रिंसिक हो गया, ठीक है, यानी कुछ बाहर से कुछ चीजें यहाँ पर अप्लाई की जाएंगी, इस वजह से इसका एक डिफरेंट नेम आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। द इम्प्योरिटी दैट मेक्स, और करते क्यों है ऐसा, केवल यही ताकि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का जो अमाउंट है, इलेक्ट्रॉन और होल जो पेयर है उसका अमाउंट जो है वो तेजी से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अप्रोप्रिएट अमाउंट का हमें नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, करंट जितनी हमें ज़रूरत है। तो जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई तो इसमें जो कंडक्टिविटी इसकी है वो और तेज़ी से इन्हेंस हो गई, और उसका इस्तेमाल हम लोग इम्प्योरिटी को कंट्रोल वे में मिक्स करके अपने तरीके से अलग अलग कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर जनरेट कर सकते हैं, और उसका अलग अलग यूज होने लगा, उसके एप्लीकेशन हो गए। जैसे ये बोर्ड जो हम पढ़ा रहे हैं ये खुद ही एक इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। तो इस तरह से जिस तरह से इम्प्योरिटी इसकी अलग अलग वैलेंस अमाउंट में मिलाई गई उस वजह से अलग अलग तरह के आपके सेमीकंडक्टर बने, उनका यूज अलग अलग हुआ, ठीक है। ये सब कुछ जो प्रोसेस है, हम यहाँ पर देखिए प्रोसेस पर नहीं जा रहे हैं, कैसे इम्प्योरिटी ऐड करेंगे या क्या उसका प्रोसेस है, डिटेल प्रोसेस, वो हायर एजुकेशन में आपको और आगे जानने को मिलेगा किस तरह से इम्प्योरिटी वगैरह ऐड की जाती है, ठीक है। यहाँ पर बस हम मानते हैं कि इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं। इम्प्योरिटी का मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जो होंगे। द इम्प्योरिटी दैट मेक्स जर्मेनियम सेमीकंडक्टिंग, जर्मेनियम, चाहे नाम जर्मेनियम लिखें या सिलिकॉन, ठीक है, दोनों एक ही बात है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टिंग is either a pentavalent or a trivalent, is either a pentavalent or a trivalent impurity। देखो पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट का मतलब ये हुआ कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उनका अमाउंट कितना है, ठीक है, उसी से लेना देना है। ऐसे एलिमेंट मैच किए जाएं जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट एटम्स बोलेंगे। उन्हीं की इम्प्योरिटी या उन्हीं को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। उनका ऐड करने का एक रीजन है, वो अभी समझ में आएगा, देखते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा। Germanium crystal is then known as the host crystal। प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल और प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल बनाना भी छोटी मोटी बात नहीं है, ये भी अच्छी खासी साइंस है, ठीक है, पर वो बन जा रहा है उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। उसको बनाने के लिए भी बहुत हाई या वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हाई प्रेशर चैम्बर्स होते हैं, उनकी मदद से इन क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया जाता है। इसलिए ये भी एक अपने आप में स्टडी के लिए है, पर वो भी हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो जर्मेनियम क्रिस्टल है उसको नाम दिया गया होस्ट क्रिस्टल। द इम्प्योरिटी एज द डोपेंट, जो इम्प्योरिटी है उसको नाम दिया गया डोपेंट। इम्प्योरिटी एज द डोपेंट, ठीक है, इम्प्योरिटी को नाम दिया गया है डोपेंट का, यानी जिसको हमें डोप करना है या मिलाना है कहीं पर, ठीक है, कैपिटल स्मॉल ए है। एंड द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग
and the process of introducing the impurity, इंट्रोड्यूसिंग मतलब इंटर कराना, ठीक है, या इम्प्योरिटी को ऐड करना। इम्प्योरिटी के ऐड करने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एज डोपिंग नाम दिया गया है, ठीक है, इसका नाम है डोपिंग, ठीक है, ध्यान दीजिए। इफ द impurity concentration is low, comma, each impurity atom replaces one germanium। देखो जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो एक जर्मेनियम या एक सिलिकॉन एटम विदाउट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, विदाउट डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्बिंग इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी इस तरह से इम्प्योरिटी की डोपिंग होगी या ऐसे एटम डोप किए जाएंगे जो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस चुपके से एक सिलिकॉन या एक जर्मेनियम को रिप्लेस कर देंगे बस, यानी इसकी जगह पर कोई अनदर इम्प्योरिटी एटम आकर के सेट हो जाएगा और उसको रिप्लेस करके कहीं और भेज देगा, ठीक है। इस तरह से इसमें जो रीअरेंजमेंट हो जाएगा कि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है कोवलेंट बॉन्ड का वो नहीं डिस्टर्ब होगा, वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा बना रहेगा। तो ये भी अपने आप में बहुत ही वंडरफुल फिनोमिना है, ऐसा होगा। तो ऐसे एटम्स जो ये फिनोमिना शो करेंगे वही इम्प्योरिटी एटम्स हो सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता। तो उसमें दो नाम आया, एक पेंटावैलेंट एक ट्राईवैलेंट का। इसमें भी सभी पेंटावैलेंट या सभी ट्राईवैलेंट एटम डोप नहीं किए जाते हैं, कुछ ही हैं। वो कौन कौन से हैं अभी उनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो द pentavalent impurities commonly doped in germanium are, देखो कौन कौन सी है, फास्फोरस पहला है, स्पेलिंग ठीक से लिखें नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फास्फोरस पी से इसको दिखाते हैं, ठीक है। एंटीमनी और आर्सेनिक। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा आएगा, लगभग 16th या 17th ग्रुप होगा, उसी की चर्चा हो रही है, कॉलम नंबर, ठीक है, जिसमें ये वाले आते हैं। ठीक है, इसमें ये चारों जो हैं इनको इस्तेमाल किया जाएगा पेंटावैलेंट के लिए, ठीक है। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, या फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एंटीमनी में कौन सा है, Sb, और आर्सेनिक As है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर और है, उसको नाम दिया गया गैलियम आर्सेनाइड। ये भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह से है
ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं। कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं, पर इन सब का क्लासिफिकेशन या किस किस टाइप के हैं, कौन कौन से, उन सब के बारे में ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। बस जानना है इनके प्रॉपर्टीज को, ये करते क्या हैं और कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए जर्मेनियम क्रिस्टल the structure of a germanium crystal doped with antimony is shown as, देखो ये किस तरह से है, एंटीमनी से हम लोग डोप्ड करें जर्मेनियम को। देखो इन सभी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन करके देख लीजिएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट में है। तो जर्मेनियम का कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इस बार हम लोग बना रहे हैं कुछ ऐसे। देखो ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, यहां पर इसको जर्मेनियम नाम दे दीजिए, इसको जर्मेनियम नाम दे दीजिए। यहां पर एंटीमनी ऐसे रिप्लेस हो जाएगा चुपके से आकर के। ठीक है, कुछ इसी तरह से यहां पर एंटीमनी रिप्लेस हो जाएगा। देख रहे हैं, बिना डिस्टर्ब किए इस तरह से एंटीमनी रिप्लेस हो जाएंगे। कुछ यहां पर, कुछ यहां पर। ये जर्मेनियम है, ये जर्मेनियम है, ये आपका जर्मेनियम। ठीक है, ऐसे ऐसे आराम से आकर के रिप्लेस करके सेट हो जाएंगे। बॉन्डिंग जो है वो कुछ ऐसे ही होगी जैसे थी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगी। जो बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग, वो एग्जैक्ट वैसी ही रहेगी जैसी होनी चाहिए, या जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की थी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो पाना पॉसिबल होता नहीं है हमेशा। हर एक एटम को इम्प्योरिटी के तौर पर ऐड नहीं कर सकते। ऐसे एटम ही ऐड होंगे जो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी बदल जाएगी और कुछ और दिखने लगेगा सेमीकंडक्टर की बजाय। देखो जर्मेनियम जो है उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो तय था। वो चारों इलेक्ट्रॉन इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग बना लेंगे। पर जो एंटीमनी है उसके साथ क्या होगा, देखो एंटीमनी जो है उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो होगा क्या कि जो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं वो 4 तो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, पर एक बच जाएगा। वो जो एक बचेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन में वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा जो बचेगा इसके पास। ठीक है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन में अपना कंट्रीब्यूशन देगा और वो कंट्रीब्यूशन कंडक्टिंग या करंट कंडक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका अमाउंट जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एक तो थर्मल एजिटेशन की वजह से जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हुआ था वो यहां भी होगा, यहां पर भी ऐसे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप जनरेट होंगे। और दूसरा एंटीमनी की वजह से या पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो समझने वाली बात ये है यहां पर वो यही है। ठीक है, क्या समझने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर पेंटावैलेंट इंप्योरिटी में वो बढ़ जाएगा। जो थर्मल एजिटेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे जर्मेनियम के और अपने पीछे होल एक क्रिएट करके आएंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो और एक्स्ट्रा अमाउंट के फ्री इलेक्ट्रॉन एंटीमनी की वजह से आ जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट है
अगर इसको हम लोग Ni से डिनोट करें, नोटेशन बदलनी पड़ेगी, देख करके करें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड नोटेशन को वही रखें, अपने नाम से अपने तरीके से कुछ अलग दे देंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। बस इतना जान लीजिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा नंबर ऑफ होल से। तो इस तरह से इस टाइप के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बने हैं, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका नाम हमने एन टाइप दिया है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का अमाउंट उसमें अधिक है फ्री इलेक्ट्रॉन का कंपेयर टू होल, इसीलिए उसका नाम एन टाइप दिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उसका नाम एन टाइप है। समझने के लिए एक नाम दिया गया है, उस नाम का अपना एक मीनिंग है। तो अगर ये समझ में आया रहेगा तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं, ठीक है, कि एन टाइप है क्या नाम, ध्यान दीजिएगा। जो हमने किया यहाँ पर बनाया उसको वर्ड में लिख सकते हैं आप अपने तरीके से, ठीक है। impurities of this kind known as डोनर। किस तरीके की impurities? जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड कर दिया यहाँ पर, इसको वो नाम देते हैं डोनर का, ठीक है। जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी यहाँ पर ऐड हुई है उसने क्या किया है, डोनर का काम किया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर semiconductors having donor impurities known as donor, इसमें लिख सकते हैं because it donate another extra electron to the crystal, because it donates another free electron to the crystal, ठीक है। extrinsic semiconductor having donor impurities are known as इनका नाम दिया गया क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बिकॉज, क्यों ऐसा नाम दिया गया, बिकॉज करंट इज कैरीड बाई electrons current is carried by electrons which are negatively charged, ठीक है। और ये क्या है, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, इसलिए इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर दिया गया। सिमिलरली if we doped the germanium crystal, dope the germanium crystal by trivalent impurity known as बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलुरियम या थैलियम,
टेलुरियम नहीं, थैलियम नाम, ठीक है, कुछ इस तरह से। देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर of germanium doped by boron is shown as देखो वो कैसा दिखेगा, मान लेते हैं बोरान से हम लोग डोपिंग कर रहे हैं, तो जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा दिखेगा, देखो देखो कुछ इस तरह से आपका जर्मेनियम होगा, कहीं कहीं पर बोरान ऐड कर दीजिए आप, ठीक है, कुछ ऐसे। फिर से मैच कराइए सबको, इसमें भी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, जो इसकी कोवलेंट बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो अगर डिस्टर्ब हुआ तब कोई मतलब नहीं रह जाएगा डोपिंग का। जनरली एल्यूमिनियम की डोपिंग होती है, हमने बोरान ऐड कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख गया। देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर देखो, जर्मेनियम के पास 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और ये चारों कुछ इस तरह से बॉन्डिंग बनाएंगे, पर बोरान के पास 3 ही है, एक नहीं है, वो होल के साथ इस तरह से बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, वो रिप्लेस तो कर देता है पर चारों को फुलफिल नहीं कर पाता, एक होल का अमाउंट यहां पर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है, देखो ऐसे ऐसे जितने बोरान ऐड होंगे उतने अमाउंट के होल आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये हमने डार्क और होल को कुछ इस तरह से हॉलो बनाया हुआ है, ठीक है, बनाने का तरीका अपने तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। होल जो है वो आपका हमने ऐसे दिखाया हुआ है और इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ठीक है, एक सर्किल दिखाया हुआ है, खाली सर्किल, और इसको फिलअप कर दिया गया है एक पॉइंट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, ये नोटेशन हमने दी है। तो यहां पर जो आपका सेमीकंडक्टर बन के आया, इसमें क्या होता है, ये क्रिस्टल जो बन के आया इसमें अमाउंट ऑफ होल जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें भी थर्मल एजिटेशन की वजह से होल पेयर जनरेट होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतने ही होल भी हो जाएंगे, और जो होल का अमाउंट बोरान की इंप्योरिटी की वजह से इंक्रीज हुआ है वो तो रह जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इसमें जनरेट होने वाले होल और इलेक्ट्रॉन इसके अमाउंट को बढ़ा देगा, ठीक है, होल के अमाउंट को बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन के अमाउंट से, तो जो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है तो नंबर ऑफ होल्स का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दिस टाइप ऑफ, और ये क्या करता है, होल जो है यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर के एक्सेप्ट हो जाएगा या
फिट हो सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पर हुआ तो होल यहाँ जनरेट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो होल यहाँ जनरेट हो गया। कुछ इस तरह से ये होल मूव करेगा, जिसमें होल की प्रॉपर्टी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने प्लेस पर ले सकता है, ये वैकेंट स्पेस है। इस वजह से इस टाइप के एटम्स को हम लोग एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले कहाँ तक थे, इस सोना है इस फिगर। ठीक है, ये फिगर हो गया। अब इसके नीचे लिखिए द इम्प्योरिटी एटम in this case accepts an electron from host crystal and is known as एक्सेप्टर। ठीक है, देखो रटना बिल्कुल भी मत। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं पूरे फिजिक्स में, मेरे पेपर तीनों पेपर में कुछ नहीं रटना है, समझना है, अपने तरीके से लिखना है। ठीक है, चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो, अगर समझे रहोगे तो एक अरेंजमेंट प्रॉपर दिख जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, बस इन्हीं सब के बारे में लिखना है जो जानकारियां हमें पता है, और कुछ नहीं होता है। बच्चे रटते हैं सब, यही समस्या है। जब रटते हैं तो दिक्कत होती है, तब याद नहीं रहता किसके बाद क्या लिखना था, इसके बाद क्या लिखें, इसके बाद कैसे लिखें, यही समस्या हो जाती है। तब अगर रटा नहीं समझा गया है तो अपने तरीके से आप बना करके लिख सकते हैं इंग्लिश में। पर एक दूसरी चीज़ यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें थोड़ा सा इंग्लिश में, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना आना चाहिए। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की इंग्लिश इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ये उनके लिए समस्या होती है थोड़ी सी, पर अगर आप सीखेंगे तो कर ले जाएंगे। किताबें पढ़ेंगे जितनी अधिक से अधिक, उतनी वर्डोनामीज आपके वोकैबुलरी तैयार होती हैं। आप अधिक से अधिक किताबें पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई अदर किताब पढ़ें, ये नहीं, अपनी फिजिक्स की बुकें ही पढ़ें, इंग्लिश में जो लिखी गई हैं उसको ठीक तरीके से पढ़ें और वोकैबुलरी को तैयार करें, तो लिखना आप सीख जाएंगे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर अपने वर्ड्स में आसानी से उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। जो जो बातें आप जानते हैं वो काफ़ी होती हैं, वो ठीक ठाक नंबर मिलता है उससे। पर रटा रटाया आप लिख देंगे, नंबर तो मिल जाएगा पर वो किसी काम का नहीं होता है, बस बोझ रहता है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिए, समझे रहेंगे तो हमेशा फ्री माइंड रहेगा। कभी भी लिखना हुआ, उसके बारे में एक्सप्लेन करना हुआ, आसानी से जितना आप जानते रहेंगे उतना आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसको नाम देते हैं एक्सेप्टर का। ठीक है, और जो ये क्रिस्टल बना है उसके बारे में क्या नाम दिया जाएगा, देखो नोन एज एक्सेप्टर। यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर having acceptor atom as impurity known as p-type semiconductor. p-type semiconductor, because the amount of या number of कहें, the amount of holes in this semiconductor is increased। ठीक है, होल्स का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि होल जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर पड़ गया। ठीक है, इतनी बातें हो गई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, देखो
तो इससे पता क्या चल रहा है, ये कंपैरिजन आप आसानी से लिख सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हियर it is clear that here it is clear that the conductivity of extrinsic semiconductor is greater than इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कैरियर्स, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका अमाउंट अधिक है। चार्ज कैरियर्स में कौन कौन से हैं? होल और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में इसकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत हाई है। ठीक है, अ पीस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर a piece of extrinsic semiconductor always have some intrinsic conductivity। intrinsic conductivity जो बात हम बता रहे थे वो लिख भी रहे हैं आल्सो। ठीक है, हो सकता है कई इंपॉर्टेंट बात हम बताएं और ना लिखें, उसको आप अपने वर्ड में ऐड कर सकते हैं लिख करके। ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती हो वो लिख सकते हैं खुद से भी। द एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। द एक्सट्रिंसिक conductivity contribute या contributes only one type of charge carrier in case of n-type semiconductor this is electron, and in case of p-type semiconductor this is hole, and this charge carrier known as majority charge carrier। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, इसको हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का नाम देंगे। ठीक है, इन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर there is also present some amount of hole in n-type and some amount of electron in या फ्री इलेक्ट्रॉन इन
ये फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप known as minority charge carriers. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। कुछ इस तरह से नेमिंग हो गई अलग अलग, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन है, वो क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन in a single isolated atom can revolve in one of the allowed orbit only। ये हम लोग जानते हैं। कोई एटम कैसे बनता है, एक डेंसर पार्ट होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और बहुत ही स्मॉल रेडियस का होगा, यानी इसकी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इसका एरिया होगा। ये जो होता है बहुत हाई डेंसिटी होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया है, ठीक है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। बोर थियरी क्या कहती है, ये ऑर्बिट्स जो हैं वो डिफिनिट हैं, ये नहीं कि किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। वो सब बोर थियरी में लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो, यानी उसकी अपनी एक फिक्स एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, कुछ इस तरह से। तो हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होगी। अगर वो एनर्जी डायग्राम बनाया जाए तो किसी एक आइसोलेटेड एटम का, ये किसी अदर एटम से इफेक्टेड नहीं है, तो कुछ इस तरह से उसका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बन के आता है। यानी ध्यान दीजिएगा, हम सभी जो ह्यूमन है वो एटम से मिलकर के बने हैं, या कहें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक प्लेस पर नहीं रह सकता, उसके लिए जो स्पेस है वो कॉन्टिन्यूम नहीं है, डिस्क्रीट है। वो या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। ये इसके लिए जो आपका स्पेस जो है वो डिस्क्रीट हो जा रहा है। अगर स्पेस इसके लिए डिस्क्रीट हो जा रहा है, यानी हम लोगों के लिए भी स्पेस डिस्क्रीट है। तो स्पेस का डिस्क्रीटनेस है या क्वांटाइजेशन ऑफ स्पेस उसको बोलते हैं, वो अलग फिनोमेना है। यहाँ पर हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी या क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूम एंगुलर मोमेंटम या कॉन्टिन्यूम एनर्जी में नहीं रहता है, यानी कॉन्टिन्यूम का मतलब हर एक एनर्जी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन पर। कुछ ऐसी ही एनर्जी पॉसिबल होगी ऑर्बिट की जो जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बोर्स थियरी बताती है और ये ट्रू है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोर्स थियरी फेल तो हुई है, पर ये पार्ट जो है उसका अभी भी मॉडर्न डे में भी ये ट्रू है, ठीक है। ये हमेशा होगा, ये हमेशा फॉलो होगा। बस ऑर्बिट का स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो बदल जा रहा है, सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा और ढेर सारे, क्योंकि वो केवल हाइड्रोजन एटम के लिए ही ट्रू थी, एक सिंगल प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के केस में थी, पर अदर केसेस में वो फेल कर जाती है। पर कुछ चीज़ें उसकी जो बेसिक्स थी वो बहुत ही स्ट्रांग है और ट्रू है हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे उसमें हमें एनर्जी डायग्राम जो मिला वो भी कुछ इस तरह का था कि अलग अलग ऑर्बिट्स होंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इनके बीच का सेपरेशन घटता जाता है और बहुत ऊपर चले जाएंगे सेपरेशन जो है वो बहुत ही माइन्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये n=1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें है वो n=2 सेकेंड ऑर्बिट, n=3। इस तरह से इनफाइनाइट ऑर्बिट्स एक सिंगल एटम में होंगे, ठीक है, उनकी अपनी अपनी एनर्जी होगी। ये सिंगल आइसोलेटेड एटम का स्ट्रक्चर हो गया।
पर जब ये एटम क्रिस्टल में होगा, ढेर सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, तो इन जो आपकी ये एनर्जीज हैं, एनर्जी बैंड्स, जो एनर्जी लेवल्स हैं, इन पर इफेक्ट होता है, तो ये स्प्लिट आउट होती हैं, स्प्लिट आउट होकर के एक बैंड स्ट्रक्चर बनाती हैं। कुछ इस तरह से इसका बैंड दिखता है। ये सब समझने के लिए कुछ दिखता नहीं है, ऐसा केवल समझने के लिए। ये जो फिनोमिना बनाई गई है, ये आसानी से एक्सप्लेन करती है सेमीकंडक्टर्स को, सॉलिड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाए, उनकी जो अंदर की फिनोमिना उसको ये आसानी से एक्सप्लेन करती हैं। तो बैंड जो दिखता है वो दो तरह के होते हैं, एक नाम होता है वैलेंस बैंड और दूसरा नाम होगा कंडक्शन बैंड। कुछ इस तरह से जब किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी पूरे एटम को क्रिस्टल के फॉर्मेशन में देखा जाए, जिसमें हर एक एटम का इम्पैक्ट हो इस पर, या आइसोलेट होने का मतलब एक किसी तरह से इसको अलग थलग मान करके, या किसी का इस पर इफेक्ट ना हो। जब आइसोलेट नहीं होगा तो ढेर सारे एटम साथ में होंगे, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बैंड के फॉर्मेशन में स्टडी किए जाएंगे। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड हो जाएगा। तो अब बैलेंस बैंड ऐसा बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कंडीशन में आपस में रहेंगे। यही बैलेंस बैंड के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, ये जब अधिक एनर्जी पा जाते हैं तो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से करंट का फ्लोएशन कराता है या कंडक्टिविटी को शो करता है किसी भी सॉलिड में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, इसी को थोड़ा सा समझिए। ये हम लोग समझते हैं इसको, देखिए ठीक तरीके से यहां पर देखो, एन इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल आइसोलेटेड एटम कैन रिवॉल्व इन वन ऑफ द अलाउड ऑर्बिट्स ओनली। ये बातें हम बता चुके हैं, क्यों, ये पीछे का बैकग्राउंड था। अब इसके बारे में लिखें, एन इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल एटम या सिंगल आइसोलेटेड एटम can revolve in one of the allowed orbits only. Since each orbit represent a definite value of definite है, ये लिखा गलत तरीके से। देखिए स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा, हमारी बहुत गलत होती है। डेफिनेट वैल्यू ऑफ द एनर्जी। ठीक है, वन कैन ड्रॉ an energy level diagram as shown। देखो कुछ इस तरह से एनर्जी लेवल डायग्राम, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इनके बीच का सेपरेशन जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे नेमिंग कर दीजिए ऑर्बिटल्स की। मान लेते हैं ये क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स फॉर एन आइसोलेटेड एटम। मान लेते हैं ये पहले ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी है लेवल, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे। ठीक है, इसी तरह से
जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा और इनके बीच का सेपरेशन घटता चला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, सब स्ट्रेट लाइंस हैं, बना दिया टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा, पर आप स्ट्रेट लाइन से बनाइएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया सिंगल आइसोलेटेड एटम्स का। ठीक है, इन ए सॉलिड the electron energies for each atom are modified due to the presence of other surrounding atoms। ठीक है, अदर सराउंडिंग एटम्स की मदद से या की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट एनर्जीज हैं वो मॉडिफाई होंगी। कैसे हो जाएंगी? इट कैन बी सोन that each sharp energy level spreads into an energy band। ठीक है, ये एनर्जी बैंड में कन्वर्ट हो रहा है, कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली as many closely spaced energy levels। ये जो बैंड है वो कैसा दिख रहा है? ढेर सारे क्लोजली स्पेस एनर्जी लेवल से मिलकर के, जैसे ऐसे। जो ये शार्प लाइनिंग है कुछ इस तरह से, ढेर सारे क्लोज शार्प लाइनिंग को एक साथ ले लें तो वो बैंड की तरह दिखेगी। उसी तरह से एनर्जी लेवल्स as there are atoms in the crystal। ठीक है, thus in a solid electrons can be exist one of these allowed energy bands separated by forbidden gaps। thus in a solid, जिसमें क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम अनदर नेबरिंग एटम से अफेक्टेड होगा, उसके आस पड़ोस के जितने एटम्स हैं उसको अफेक्ट करेंगे, तो उसमें कैसा दिखेगा? thus in a solid the electrons in a solid the electrons can exist in one of these allowed energy bands
separated by forbidden energy gap। ठीक है, as shown in figure। देखो फिगर कैसा बनेगा इसका। एक नीचे आपका एनर्जी बैंड होगा जिसका नाम हम लोग रखेंगे बैलेंस बैंड। जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस से जुड़े होंगे वो इसके अंदर आएंगे। और ऊपर एक बैंड होगा जो एम्प्टी होगा, इसका नाम रखा गया है कंडक्शन बैंड। किसी भी सॉलिड में सभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में होते हैं, पर थर्मल एजिटेशन या कुछ अनदर एनर्जी की वजह से या बाहर से हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई ऐड करें तो बैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इनके बीच का जो गैप है इसका नाम दिया गया है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, ये नेमिंग है। कुछ इस तरह से जो ऐसा दिखना चाहिए इस तरह से डिस्क्रीट, वो इस तरह से कुछ कंटिन्यूम तरीके से दिखता है सॉलिड में। ठीक है, एनर्जी डायग्राम इसका जो है ये होता है। अब देखो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें या लिखें द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज गिवन एज। देखो कंडक्टर और इंसुलेटर का जो बैंड स्ट्रक्चर है वो ऐसे दिखेगा। सबसे पहले इंसुलेटर का अगर बनाओ तो कुछ इस तरह से आपका सबसे नीचे ग्राउंड में जो होगा बैंड उसका नाम हम लिख देते हैं बैलेंस बैंड। ये पूरी तरह से फुलफिल होता है। ठीक है, इसके बीच में जो गैप है वो काफ़ी बड़ा होता है कंडक्शन बैंड के बीच का। ये पूरी तरह से खाली होगा, इसको कंडक्शन बैंड नाम दिया गया है। ऊपर ये एनर्जी है अलग अलग, इसके बीच में जो गैप है वो काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होगा। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और लगभग इसका अमाउंट कितना होता है देख लेते हैं एक मिनट। इसका टिपिकल अमाउंट तो नहीं लिया है। ठीक है, फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होगा, ये बहुत हाई अमाउंट का होता है। ठीक है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर का इसका अमाउंट होगा जो होगा। ये सेपरेशन बहुत अधिक होता है। यहाँ से कितने भी अमाउंट की फील्ड हम लगाएं इसके क्रॉस, इस क्रिस्टल के क्रॉस, तो यहाँ से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये इंसुलेटर के लिए है। ठीक है, और कंडक्टर के लिए देखो कंडक्टर के लिए
ये अमाउंट जो बैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो एकदम ओवरलैप करता है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका ओवरलैप कर जाता है। ये आपका बैलेंस बैंड है, ऊपर आपकी एनर्जी है, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। एकदम पास पास होते हैं। थोड़ा से अमाउंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए तो आसानी से इसमें करंट का कंडक्शन होता है, ठीक है। ये केस है कंडक्टर के लिए बैंडिंग स्पेक्ट्रम। इसमें जो गैप है वो नेग्लिजिबल है या ओवरलैप करते हैं ये एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा केस होता है कंडक्शन के लिए, कंडक्टर के लिए, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी देखिए। तीसरी पॉसिबिलिटी में सेमीकंडक्टर आते हैं, ठीक है। नाउ फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कौन कौन से होंगे? इंट्रिंसिक होता है एक, दूसरा क्या होता है एक्सट्रिंसिक, जिसमें एन टाइप और पी टाइप आते हैं। उसके लिए देख लो कैसे बनेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड होगा और जो कंडक्शन बैंड होगा उनके बीच में गैप जो होता है वो गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड का होगा, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल। ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉरबिडन गैप है यानी इसके बीच में कुछ नहीं पाया जाता, ये बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड का। इसलिए थोड़ा सा अमाउंट आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कंडक्शन बैंड में जाए, यानी जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उनको तोड़ करके बाहर निकल जाए कंडक्शन बैंड में, ठीक है। ये है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इस तरह से बिहेवियर दिखेगा। अब एन टाइप में देखो, एन टाइप में होता क्या है, जो बैलेंस बैंड है वो तो कंप्लीटली फील्ड होता ही है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कहां से आते हैं ये इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप इंप्योरिटी जो हमने ऐड की है पेंटावैलेंट, उसकी वजह से यहां पर कुछ अमाउंट के आपके इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इनको लिखते हैं हम लोग ये जो लेवल है इसका नाम दिया गया है फील्ड डोनर लेवल्स। ठीक है, यानी डोनर इलेक्ट्रॉन इस लेवल में आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो केस है ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर का। इसमें कुछ अमाउंट के इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर बैलेंस बैंड को छोड़ करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, क्योंकि एन टाइप इंप्योरिटी जब ऐड करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे, वो कंडक्शन बैंड में ही गिने जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, ठीक है, ऊपर। और पी टाइप में कैसा दिखता है? पी टाइप में देखो, ये आपका बैलेंस बैंड हो गया जो कंप्लीटली फील्ड है यहां भी, और ये आपकी कंडक्शन बैंड हो गई, ये इम्पटी होती है। यहाँ पर एनर्जी ऊपर दिखाया गया ग्राफ में, और यहाँ पर देखो कुछ आपके होल्स बैलेंस बैंड के ऊपर क्रिएट होते हैं। इनका नाम दिया गया है, इस टाइप के लेवल जो है इसके ऊपर जो एक लेवल बनी हुई है ये एनर्जी लेवल है ना, इसका नाम दिया गया एम्प्टी एक्सेप्टर लेवल्स। ये अभी एम्प्टी है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है।
यही बनाने के लिए आता है एग्जाम में अक्सर। ठीक है, इसको बनाइए और इसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा क्या क्या है। ठीक है, हियर देखो, हियर we observe that in band structure of insulator, the valence band is completely filled and the conduction band is empty and gap between them is very high amount, is very high is very large लिखा जाए यार, हाई क्या होता है, is very large. So the conduction of current is impossible for the insulators. Now from structure of band structure of conductor, we observe that the valence band and conduction band overlap to each other, means very low amount of electric field is required to conduct the current in conductors. Hence its conductivity is very high. ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं resistivity is very high. So hence its resistivity is very high. ठीक है, now from band structure of semiconductor, we observe that there is very small amount of band gap between valence band and conduction band of the order of
of the order 1 to 2 electron volt. ठीक है, here we apply some value of electric field greater than in case of conductor. ठीक है, कामा ग्रेटर देन इन केस ऑफ कंडक्टर्स, यहां पर कामा रहेगा। ठीक है, फिर यहां पर भी कामा लगा दीजिएगा, कामा देयर इज फ्लो ऑफ करंट will be observed, will be observed. ठीक है, here we apply some value of electric field comma greater than in case of conductor. कंडक्टर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है उससे थोड़ा सा अधिक, there is flow of current will be observed, hence the resistivity and conductivity of the semiconductors lies in between the resistivity and conductivity of insulators and conductors. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो रेजिस्टिविटी और इन कंडक्टिविटी है ये इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और पी टाइप और एन टाइप जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से जो हमने डिफाइन किया गया है, इसको कहें या सिंपल सेमीकंडक्टर कहें, वही डिफिनीशन इसके लिए भी लगती है। ठीक है, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप या एन टाइप कहें, सेम फिनोमेना देखने को मिलती है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, बस अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी जो है वो अलग हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये आप इसके बारे में लिख देंगे तो आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इतना हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद जो है वो डिफ्यूज़न है, हम लोग पी एन जंक्शन फॉर्म करेंगे। अभी तो सिंपल सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, अब पी एन जंक्शन फॉर्म करेंगे और उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पी एन जंक्शन जब फॉर्म होगा, पी टाइप एन टाइप को हम मर्ज करेंगे एक साथ, तो क्या क्या होगा उसको पढ़ेंगे, फिर सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। अगले दिन हम लोग पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।